नमस्कार। आर्य राजस्थान इतिहास की जो पुरातात्विक सभ्यताएं चल रही हैं उनमें ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं को, जिसको हम चैल्कोलिथिक कल्चर्स कहते हैं, का दौर हमने आरंभ किया हुआ है। पिछले सेशन में आप लोगों ने गणेश्वर को पूरा देख लिया है। अब चूंकि गणेश्वर को आपने जिस रूप में देखा, कुछ मैं चीज़ों को रिकैप कर दूं आपके सामने। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता गणेश्वर, जबकि इसकी तुलना में हम आहड़ को देखें तो ये राजस्थान की सबसे प्रमुख ताम्र युगीन सभ्यता है, जहाँ पर गणेश्वर 2800 ईसा पूर्व की उसकी अवधि जाकर टिकती है। वहीं पर आहड़ 2500 ईसा पूर्व में है। दोनों ही कॉपर एज या चाल्कोलिथिक, जिसको हम ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहते हैं, के दौर या उस प्रकार की ये सभ्यता मानी जाती है। दूसरी बात, जहाँ पर गणेश्वर में हमने देखा था कि सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में, सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में हमें ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, वहीं पर यदि हम आहड़ की बात करें तो आहड़ में आपको सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि गणेश्वर में प्योरिटी ज़्यादा पाई जा रही है, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा पाई जा रही है। गणेश्वर को आपने देखा था कि पुरातत्व का पुष्कर एवं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा है, जबकि आहड़ को आपने ताम्रवती नगरी या तांबावती नगरी, धूलकोट, बनास संस्कृति, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, कई नामों से आप लोगों ने पुकारा है। आप लोगों ने देखा था कि बड़े बड़े पत्थर के बांध पाए गए थे गणेश्वर में। आहड़ की यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोलिथ बिल्कुल, जिसको आप सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं, बिल्कुल लगभग ना के बराबर हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा था कि ये अन्य गणेश्वर अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। जबकि मैं आहड़ की बात करूं तो इसके ट्रेड और कॉमर्स के जो रिलेशंस थे वो समकालीन जो वैश्विक सभ्यताएं थी, जिनमें आप मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता कह सकते हैं, उसके साथ थे। आप लोगों ने देखा था गणेश्वर में चूंकि तांबा इतना शुद्ध पाया गया है, जिसमें ताम्र उपकरणों में तांबे की मात्रा 99.99% तक पाई गई है। जबकि यानी कि इसका मतलब ये निकला कि गणेश्वर के निवासियों को धातु मिश्रण कला के ज्ञान का पूरी तौर पर अभाव तक। जबकि इसकी तुलना में यदि आप आहड़ को देखेंगे तो यहाँ पर तांबा गलाने की 2 भट्टियां प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि गणेश्वर के निवासियों से विपरीत आहड़ के निवासियों ने धातु मिश्रण कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और उसके आधार पर वो ताम्र उपकरणों में कठोरता लाकर उनको ज़्यादा व्यापक पैमाने पर वो प्रयोग में ले सकते थे। कुल मिलाकर ये कुछ की फैक्टर्स हैं इन सभ्यताओं के, जो आपको परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में नजर आते हैं। आइएगा, आज की जो क्लास है वो हम आहड़ सभ्यता, इसी ताम्र युगीन सभ्यताओं में आरंभ करने जा रहे हैं। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आपको जो पाई जाती है जिला उदयपुर में ये सभ्यता है, और जिस नदी किनारे ये सभ्यता है वो है आयड़ या बेड़च नदी। याद रखिएगा, आहड़ एक कस्बा है आज के टाइम पर। तो बनास की ये सहायक नदी है आयड़ या बेड़च नदी, उसके पालने में, उसकी किनारे पर यह सभ्यता पल्लवित हुई। इसकी जो अवधि है आहड़ सभ्यता की, ये अवधि है 2500 ईसा पूर्व। चूंकि ये ईसा पूर्व का दौर है तो यहाँ पर जो काल होता है वो घटता जाता है। यानी कि सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर है, उसके बाद की जो ताम्रयुगीन सभ्यता है या ताम्र पाषाणिक सभ्यता है वो है हमारे सामने, याद रखिएगा, आहड़। ठीक है सर। यदि हम इस सभ्यता के प्रकार की बात करें तो जो गणेश्वर का प्रकार था वही यहाँ पर आएगा कि इसको आप ताम्र युगीन सभ्यता या आप इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। देखो, ताम्र पाषाणी को दोबारा लिख रहा हूँ। ताम्र पाषाणी को हम इंग्लिश में चैल्कोलिथिक कल्चर भी पुकारते हैं। क्लियर है? कॉपर, तांबा और जहां पाषाण का प्रयोग किया जा रहा है। इस सभ्यता की खोज यानी कि आहड़ सभ्यता की खोज डॉक्टर A.K. व्यास यानी कि हम कहेंगे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है।
अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ को खोजा है और किस वर्ष खोजा है? 1953 ईस्वी में। यद्यपि यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अदर देन डिस्कवरी। यहाँ पर एक्सकवेशन जो हुआ है आहड़ में, ये डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग, याद रखिएगा इस चीज़ को, आपका जयपुर, और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके निर्देशन में यहाँ पर हुआ है। और इस एक्सकवेशन को जो लीड कर रहे थे टीम, वो रतन चंद्र अग्रवाल। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा इस टीम को निर्देशित किया गया, जिसने यहाँ पर उत्खनन करवाया। और 1961 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा, यद्यपि फिर एच.डी. सांकलिया ने एक पुस्तक लिखी है एक्सकवेशन एट आहड़, याद रखिएगा इस बात को। तो हम यदि उत्खनन की बात करें आहड़ में, तो याद रखिएगा 1956 में, तो यहाँ पर आर.सी. अग्रवाल जी के निर्देशन में, और 1961 में याद रखिएगा एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है एक्सकवेशन एट आहड़। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी लिख देता हूं। एक्सकवेशन एट आहड़ नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके एच.डी. सांकलिया। अब जिस टीम ने यहाँ पर खुदाई का कार्य को निर्देशित किया, उसके लीडर तो आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, लेकिन डेक्कन कॉलेज पूना, क्योंकि एच.डी. सांकलिया का संबंध वहीं से है। मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, एवं राजस्थान पुरातत्व विभाग। इसके द्वारा याद रखना यहाँ पर निर्देशित किया गया है इस खुदाई के कार्य को। अवधि हमने देख ही ली, 25 ईसा पूर्व की है, और ये ताम्रपाषाणिक सभ्यता है। थोड़ा मैं स्क्रीन आउट होता हूँ ताकि आप लोगों को इस पूरे मैटर को लिखने में सुविधा रहे, और जितना जल्दी हो सके इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ा ही महत्वपूर्ण इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि जो सभ्यता आपको प्राप्त हो रही है आहड़, यद्यपि आपने बैराड़ देख लिया है, गणेश्वर देख लिया है, इसके बाद मैं लूँगा कालीबंगा, और फिर कुछ प्रमुख सभ्यताएं और इस दौर में जो ये RS की सीरीज आपकी चल रही है। अब आपने जहाँ गणेश्वर को बारे में प्रसिद्धि देखी थी कि जी आपने गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा है, क्योंकि सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण मिल रहे हैं, और इसी वजह से वो अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरणों की आपूर्ति भी कर रहा है। आपने उसको राजस्थान की जो कि सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है गणेश्वर, इसलिए आपने उसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी पुकारा है। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं गणेश्वर की, तो गणेश्वर की प्रसिद्ध आहड़ की, तो आहड़ की आप प्रसिद्धि देखिएगा। आहड़ को आपने आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट, बनास संस्कृति, ये बात याद रखना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दूं, बनास संस्कृति के लगभग 90 के आसपास केंद्र राजस्थान में पाए गए हैं, और इसका जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो है आहड़, इसलिए आहड़ को आपने बनास संस्कृति पुकारा है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। और इसके अलावा इस सभ्यता का जो एक नाम और दिया गया है वो है ताम्रवती नगरी अथवा तांबावती नगरी।
ताम्रवती नगरी अथवा तामावती नगरी भी हमने इस सभ्यता को पुकारा है, जिसको हमने कहा है आहड़। स्लाइड पूरा भर चुका है, मैं हटता हूँ, दोबारा उतार लीजिए। इसके बाद हम इस सभ्यता की विशेषताओं की आप लोगों के सामने एक एक करके बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बात आपने ठीक से समझ ली है। ठीक है साहब, देखिएगा, जब हम आहड़ की विशेषताओं की बात करते हैं तो मैं कंपेरिजन लूंगा, मतलब कंपेरेटिव टू गणेश्वर, ताकि एक पूरा खाका आपके सामने तैयार हो जाए तुलनात्मक अध्ययन का। गणेश्वर को जब हम आपने देखा था तो इसकी विशेषताएं देखिएगा आहड़ की। सबसे पहली विशेषता, जहां आपने गणेश्वर को देखा था कि गणेश्वर राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, आहड़ के बारे में राजस्थान की सबसे प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर में आपने देखा था कि राजस्थान की में सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण मिले हैं, जबकि आहड़ में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हो रही है। वहाँ के निवासियों को, गणेश्वर के निवासियों को तांबे में अन्य धातु को मिश्रित करने की कला, यानी कि धातु मिश्रण कला के ज्ञान का अभाव था। जबकि याद रखिएगा, आप जब आहड़ की बात करते हैं, आहड़ से तांबा गलाने की हमें 2 भट्टियां प्राप्त हो रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ के निवासियों को धातु मिश्रण कला के ज्ञान की जानकारी थी। गणेश्वर के निवासियों के ताम्र उपकरण इतने शुद्ध हैं और इनकी डिमांड इतनी अधिक थी कि ये गणेश्वर के निवासी, गणेश्वर इट वॉज उस जमाने में कॉपर मंडी के रूप में काम कर रहा था, सप्लाई सेंटर के रूप में, कि अपने कंटेम्प्रेरी जो हड़प्पन सेंटर्स थे, जो समकालीन हड़प्पा स्थल थे, उनको ताम्र उपकरणी आपूर्ति केंद्र के रूप में जाना गया गणेश्वर। क्लियर है। जबकि आहड़ के निवासियों के संबंध इंटरनेशनली या वैदेशिक थे, फॉरेन ट्रेडर्स के साथ इनके अपने रिलेशन थे। ईरान की जो मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता है, वहाँ से आपको ये जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए, इतनी बातें आप फिलहाल देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरणों की आपूर्ति नहीं, संख्या प्राप्त हो रही है, माफ करना, सर्वाधिक मात्रा में, याद रखिएगा, ताम्र उपकरणों की प्राप्ति, संख्या भी नहीं आएगा, यहाँ पर आप कहेंगे प्राप्ति, सर्वाधिक मात्रा में प्राप्ति हो रही है। इसीलिए आपने इसे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ताम्रवती नगरी या हम कहें तांबावती नगरी के नाम से भी पुकारा है। जबकि चूंकि सबसे प्राचीन है गणेश्वर, तो पक्की बात है कि गणेश्वर को आपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से पुकारा है। तो एक तो कि यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हो रही है। दूसरी बात, जहाँ गणेश्वर सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहीं पर याद रखिएगा राजस्थान में आहड़, राजस्थान की सर्वप्रमुख याद रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सबसे प्राचीन था, गणेश्वर में सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, आहड़ में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस हैं। दूसरी बात, गणेश्वर के निवासियों को धातु मिश्रण कला के ज्ञान का अभाव था, जबकि आहड़ में तांबा गलाने की 2 भट्टियां, याद रखना, तांबा गलाने की 2 भट्टियां मेवाड़ में ही बनास संस्कृति के एक अन्य प्रमुख केंद्र जिला राजसमंद में गिलुंड से भी आपको तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई, जबकि बालाथल से आपको लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हो रही है। क्लियर है। तो थोड़ा सा बालाथल जोधपुरा सुनारी झुंझुनू के अंदर है, जोधपुरा जयपुर में है, तो आप फिर उन्हें क्या कहेंगे, लोहयुगीन सभ्यता है। तांबा गलाने की भट्टियां गिलुंड से भी मिल रही है और आपको आहड़ से मिल रही है। तांबा गलाने की 2 भट्टियों से प्रमाण मिलते हैं कि
आहड़ निवासी धातु मिश्रण कला से परिचित थे, जिसका अभाव गणेश्वर में हमें पाया गया। धातु मिश्रण कला से परिचित थे, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये 3 तथ्य आपके सामने काफी महत्वपूर्ण हमारे सामने इस रूप में आते हैं। आपने गणेश्वर में देखा था कि वहां पर पत्थर के बने बड़े बड़े बांध आपको कांतली नदी से प्राप्त हुए थे, जबकि यदि मैं आहड़ की बात करूं तो यहां पर आपको माइक्रोलिथ, आप लोग पढ़ चुके हैं मुझसे, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख पहचान है, जिसको आप माइक्रोलिथ, जिनको आप सूक्ष्म पाषाण उपकरण के नाम से भी पुकारते हैं। तो आहड़ में माइक्रोलिथ लगभग नगण्य प्राप्त हुए हैं, ना के बराबर प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में तांबा गलाने के माफ करना, गणेश्वर में पत्थर के बने बड़े बड़े वृत्ताकार बांध प्राप्त हुए, जबकि यहाँ पर माइक्रोलिथ ना के बराबर। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि आपको आहड़ से प्राप्त हो रही है, देहरादून नस्ल का लंबे दाने की चावल की किस्म आहड़ से प्राप्त हुई। यानी कि आहड़ के निवासी चावल की खेती से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर लंबा चावल का दाना, जिसको आप देहरादून नस्ल कहते हैं, वो भी आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। गणेश्वर जो अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरणों की आपूर्ति केंद्र के रूप में जाना गया, जबकि आहड़ के निवासियों के, याद रखना, आहड़ निवासियों के व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध, ध्यान रखिएगा इस बात को, व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध ईरान की मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता के साथ है। तो यदि ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कि राजस्थान की कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता के ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस ईरानी पर्शियन, मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ थे, तो आपका स्पष्ट उत्तर होगा, याद रखिएगा, आहड़। यद्यपि मैं स्पष्ट कर दूं, कालीबंगा के निवासियों के, कालीबंगा सभ्यता के भी ट्रेड और कॉमर्स के जो रिलेशंस थे वो पर्शियन, ईरान की प्राचीन, मेसोपोटामियन, दजला फरात की नदियां जो थी उस किनारे सभ्यता पाई गई है ईरान में, मेसोपोटामियन या सुमेरियन। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो मेसोपोटामियन एक सिलेंड्रिकल सील, मेसोपोटामिया की बेलनाकार जो एक मुहर थी, वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। क्लियर है? तो आप ये नहीं कहते कि आप अनुमान से कहेंगे जी कि इनके ट्रेड रिलेशन है। वस्तुओं का आदान प्रदान होने पर वस्तुएं, सील्स पाई जाती हैं एक दूसरी सभ्यताओं के यहाँ पर आपस में, तो ये परस्पर संबंधों को स्टैब्लिश करती हैं। ट्रेड के रिलेशंस पॉलिटिकल लेवल पर थे या आम लेन देन पर थे या ट्रेड और कॉमर्स के संबंध थे। तो 2 बातें निकली, जैसे आपने आहड़ से देखा कि तांबा गलाने की 2 भट्टियां प्राप्त हो रही हैं, इसी प्रकार की तांबा गलाने की भट्टियां राजसमंद जिले में ही, यद्यपि आहड़ तो उदयपुर जिले में है, गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हो रही है। एक बात, अभी आपने देखा कि आहड़ के निवासियों के व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध ईरान की मेसोपोटामिया या सुमेरिया सभ्यता के साथ था। अब यहाँ पर याद रखना, इसी प्रकार के संबंध कालीबंगा के निवासियों के भी थे, बट कालीबंगा जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस बात क्योंकि कालीबंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं निकालेंगे हम कि कालीबंगा में के निवासी
ताम्र धातु का प्रयोग नहीं करते थे। भाई कांसा जो बन रहा है वो तांबे में टिन मिलाकर ही हो रहा है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यदि अब आपको जब आप प्रश्न का जब जवाब दोगे वहां पर बड़ा ध्यान देना होगा एग्जाम हॉल में। यदि प्रश्न आता है कि राजस्थान की किस ताम्रयुगीन सभ्यता के ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस ईरान की मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के साथ थे, तब आप स्पष्ट तौर पर आहर टिक करोगे। यदि प्रश्न आता है राजस्थान की कौन कौन सी पुरातात्विक सभ्यताओं के व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध ईरान की मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता के साथ थे, तब आप कालीबंगा भी करोगे, आप आहड़ भी करोगे। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए राजस्थान की किस हड़प्पाई स्थल के व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध ईरान के मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता के साथ थे, तब आपका स्पष्ट उत्तर होगा कालीबंगा। ये कुछ बातें हैं जिनको आपको बहुत गौर से ध्यान देना होगा, वरना फिर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अपने प्रश्नों को फेंक कर आते हैं। दूसरी बात, आपने देखा था गणेश्वर के संदर्भ में बहुत स्पष्ट तौर पर आपने पढ़ा था कि गणेश्वर के निवासी जब भवन का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने अपने भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया था, जबकि आहड़ के निवासियों ने भवन निर्माण में, क्योंकि गणेश्वर ने ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, पत्थरों का प्रयोग किया, तुलनात्मक रूप में आहड़ के निवासियों ने भवन निर्माण में सिर्फ नींवों में पत्थरों का प्रयोग किया है, शेष हिस्सा ईंटों का बना हुआ है। भवन की नींवों में पत्थरों का प्रयोग, आहड़ के निवासियों ने अपने भवन के निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग किया, जबकि शेष हिस्सा ईंटों का बना है। याद रखना, जबकि शेष हिस्सा ईंटों से निर्मित। मैंने पिछले सेशन में भी काफी विस्तार से इस बात पर जोर दिया था, दोबारा बोल रहा हूं मैं। कालीबंगा में जितने भी लगभग भवन है वो कच्ची ईंटों से बने हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि कालीबंगा में ईंटों अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है स्नानागार में, सड़कों पर, कुओं में, ठीक है, नालियों में, ड्रेन्स में, लेकिन ज्यादातर जो भवन है वो कच्ची ईंटों के बने हैं। गणेश्वर में तो ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, मकान सारे पत्थरों के बने हैं। आहड़ में नींव में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, शेष हिस्सा ईंटों से बना है। जबकि गिलुंड राजस्थान की एकमात्र ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसके सारे भवन अग्नि में पकाई गई पक्की ईंटों से बने हैं। ये विशेष अंतर के रूप में हमारे सामने चीजें आती हैं। एक बार आप यहाँ तक की बात को खूब अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन आउट हो जाता हूँ आपके सामने से। तो आपको और क्लियर ये बात आराम से आप यहाँ तक का देख लीजिए। अभी जो आपने ये बात कही यहाँ पर कि आहड़ निवासियों के व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध, आहड़ निवासियों के व्यापारिक और वाणिज्यिक जो संबंध हैं वो ईरान की मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ थे। यहाँ एक बात मैं थोड़ा कहना भूल गया। देखो, कुछ तो प्राप्त हुआ होगा ना, कि क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं जो इस फैक्ट को एस्टेब्लिश कर रही हैं कि आहड़ किसी न किसी रूप में पश्चिमी और एशियाई सभ्यताओं के जो समकालीन कंटेम्प्रेरी जो वैश्विक सभ्यताएं थी पुरातात्विक, उनके साथ इसके संबंध है। दो बातों से इस बात की पुष्टि होती है। जैसे हमने कालीबंगा के संदर्भ में देखा कि कालीबंगा के अंदर जो आपके एक बेलनाकार मेसोपोटामियन मुहर, सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन सील प्राप्त हुई है। आहड़ में हत्थेदार सुराही मिट्टी का बर्तन सुराही प्राप्त हुई है, जो बिल्कुल ठेठ ईरानी बर्तन है। यानी कि उस जमाने में ईरान की मेसोपोटामियन और सुमेरियन सभ्यता में के निवासी मिट्टी के जिस सुराही का, अब सुराही असल में होती कैसी है, एक बार मैं स्क्रीन से तो खैर हट ही गया था, आप लोगों ने नोट्स लिखे होंगे। सुराही किस तरह की होती है इस बात को आप लोग देखिएगा। ये जिसकी नेक, गर्दन जो होती है लंबी होती है,
इसका जो बॉटम एंड होता है थोड़ा छोटा होता है। तो पानी, क्योंकि इसकी गर्दन लंबी है, हवा रहती है, तो पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो ठेठ ईरान की मेसोपोटामियन सभ्यता की जो सुराही थी मिट्टी की, वो आपको एक तो आहड़ से मिल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, आहड़ में सूत कातने की जो तकली प्राप्त हो रही है, उसके नीचे का जो व्हील है, जो चक्का है, इसकी बनावट ठीक वैसी ही है जिस प्रकार से उस जमाने में 2000 ईसा पूर्व में ईरान की मेसोपोटामियन और तुर्कमेनिस्तान की सभ्यताओं में जिस प्रकार की तकली के नीचे के चक्के होते थे। तो तकली के नीचे के चक्के की बनावट का मेसोपोटामियन सभ्यता या तुर्क जो टर्की था उस जमाने का तुर्कमेनिस्तान, वहां से जो चकली मिली है वैसी आहट से मिल रही है। और मेसोपोटामियन जो सुराही है उसकी प्राप्ति, फाइंडिंग स्पष्ट तौर पर आहट से प्राप्त होना, ये स्पष्ट इस बात का परिचायक है कि किसी न किसी रूप में आहड़ के निवासियों के संबंध पश्चिमी और एशियाई सभ्यताओं के साथ थे। क्योंकि जो सुराही मिल रही है ईरान की मेसोपोटामियन, इसका संबंध तो ईरान से भी पहले की जो ग्रीक, मतलब एक ग्रीक सभ्यता, थोड़ा सा बाद में आप जाओगे, तो जो ग्रीक का जो एम्फोरा होता है, जो शराब परोसने और लंबी दूरी के पानी के जहाज़ों में, नावों में, शिप्स में, पानी के जहाज़ का मतलब जो शिप्स थी उस ज़माने में, उसमें जब यात्री चलते थे तो अपने साथ शराब लेकर चला करते थे एम्फोरा में। और इस तरह के एम्फोरा फिर प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोमन एम्फोरा, फिर आपको दक्षिण भारत की जो दक्षिण समुद्री तट थे, क्या कहना चाहिए, एरिक मेडू, पौंडीचेरी, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब वो तो बात की बात है, हम तो पुरातात्विक सभ्यता की आपके सामने बात रख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि मकानों की नींव में पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है और ईरान की मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ आपके संबंध स्पष्ट पाए जा रहे हैं। एक और आज के सेशन में मैं एक तुलनात्मक फैक्टर रखूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो रहे होंगे, क्योंकि बिना हम एक मिनट इधर उधर गंवाए सीधी आपके लिए बहुत और काफ़ी वेटेज वाले हाईली एकेडमिक कंटेंट आपके सामने रख रहे हैं। एक बात हो रही थी कि गणेश्वर के निवासियों ने जिन मृदभांडों का प्रयोग किया वो काले नीले रंग के कपिश वर्णी मृदभांड है, काले नीले रंग के कपिश वर्णी मृदभांड है। जबकि यदि मैं आहड़ की बात करूं तो आहड़ के निवासियों ने जिन मृदभांडों को प्रयोग में लिया वो उल्टी टिपाई पद्धति से निर्मित मृदभांड है। उल्टी तिपाई पद्धति से निर्मित मृदभांड है, याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं आहड़ के कपि। वहां पर ये मैं अभी सिद्ध कर रहा हूं कि कैसे चाक पर निर्मित मृदभांड होते हैं और उल्टी तिपाई पद्धति का मृदभांड होता है ये लाल, मतलब चित्रित काले मृदभांड होते हैं ये। जबकि वो जो गणेश्वर का जो मृदभांड था कपीश्वर, वो काले नीले रंग का था। असल में इनको उल्टा करके पकाया जाता है टिपाई पद्धति के अंदर तिकोने के रूप में। बता रहा हूं मैं कैसे। तो जब आप इनको उल्टा करके पकाओगे तो आपने मृदभांड के अंदरी हिस्से के अंदर भी, ठीक है, अंदर के हिस्से में भी आपने क्या बोलते हैं इसको, भूसा भर दिया है। बाहर तो भूसा लगा हुआ है इसी, तो ये अंदर से ही पकेंगे और बाहर से ही पकेंगे। इन मृदभांडों की सबसे खास बात क्या होती है कि इन बर्तनों का भीतरी और जो नेक वाला हिस्सा होता है, गले वाला हिस्सा होता है, वो तो काला होता है और बाहरी हिस्सा लाल होता है। पोता नहीं जाता लेकिन वो आग में पकने के कारण लाल हो जाते हैं। तो ये मृदभांड काले, मतलब आप समझ लीजिए लाल हैं, मटमैले हैं और काले चित्रित मृदभांड है, काले लाल चित्रित मृदभांड भी आते हैं। उल्टी तिपाई पद्धति में क्या होता है, आप ये देखिएगा, आपने मृदभांडों को उल्टा करके इस प्रकार से रख दिया। अब जो भूसा है वो बाहर भी भरा हुआ है और अंदर भी, इनके अंदर भूसा भरा हुआ है, तो दोनों तरफ से पकेंगे, ठीक। लेकिन इनकी जो अंदर की सतह होती है
नेक वाला और अंदर का वो तो काला होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है लाल होता है, इसीलिए आप इनको चित्रित क्योंकि आगे जाके फिर बाहरी हिस्से में इनके पेंट भी किया जा रहा है, कुछ चित्र भी किया जा रहा है। चित्रित काले लाल मृदभांड के नाम से पुकारते हैं इनको आप शुरुआत में लाल और मटमेला यानी ग्रे कलर का मृदभांड यानी कि वैर के नाम से भी आप लोग इन्हें पुकारते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आहड़ है, यहाँ के जो मृदभांड है वो उल्टी तिपाई होता है ना, तिकोना एक तरह से, ये देखिए उल्टा करके पकाया गया। तो उल्टी तिपाई पद्धति का, और ये जो मृदभांड है आहड़ से जो प्राप्त हो रहे हैं, इनकी और खास बात कि ये चाक पर निर्मित है। ये और इंपॉर्टेंट है, ये चाक पर निर्मित मृदभांड है आहड़ वाले। तो जो इस सेशन में आज हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे, मैं उम्मीद करता हूँ एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसान रहे। ये 2500 ईसा पूर्व की आयड़ या बेडच नदी किनारे पाई गई ताम्रपाषाणिक सभ्यता, इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास के दौरान 1953 में, और उत्खनन यहाँ पर 1956 में RC अग्रवाल और 61 में SD सांकलिया के द्वारा किया गया। यह राजस्थान की प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण उपकरण बिल्कुल अनुपस्थित है। लंबे दाने का देहरादून नस्ल का यहाँ से चावल का दाना प्राप्त हुआ है। इसको आपने बनास संस्कृति, ताम्रावती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, ठीक है, धूलकोट, कई अन्य नामों से भी आपने इसको पुकारा है। यहाँ से तांबा गलाने की 2 भट्टियां आपको प्राप्त हुई हैं। ये सर्वप्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता राजस्थान की, सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण में नीमों के अंदर पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तांबा गलाने की 2 भट्टियां मिल रही है। ईरान की मेसोपोटामियन या सुमेरियन सभ्यता के साथ इसके व्यापारिक संबंध स्थापित है। और यहाँ पर चाक पर निर्मित उल्टी तिपाई पद्धति के लाल या ग्रे, काले लाल चित्रित मृदभांड भी प्राप्त हो रहे हैं। ये सेशन था, हालांकि अभी आहड़ पूरा नहीं हुआ है। अभी आहड़ से और क्या क्या फाइंडिंग्स प्राप्त हो रही हैं, यहाँ से क्या क्या प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं जो पुरातात्विक सिग्निफिकेंस या महत्व की, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा। लेकिन एक कंपेरेटिव स्टडी मैंने आपके सामने गणेश्वर आहड़ की रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, और यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में जितना अधिक हो सके इस सेशन के साथ जोड़िए, और जितना सपोर्ट हो सकता है करिए। थैंक यू।